हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 गृह विज्ञान पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था तथा परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। परिवार की व्यवस्था दो बातों पर निर्भर करती है, कार्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। धन संबंधी व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब इसका अध्ययन घर परिवार के संबंध से होता है तब इसे गृह अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का मूल आधार आय व्यय में उचित संतुलन बनाकर रखना तथा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। यानी हमें अपनी आय में और व्यय में एक संतुलन बना लेना चाहिए। जितनी आय है उसी के हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए, जिससे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और वह संतुष्ट हो सके। अब है गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ। आर्थिक व्यवस्था का सीधा संबंध आय से होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी आय पर यानी आमदनी पर निर्भर करती है। परिवार की आय को योजनाबद्ध तरीके से व्यय करना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी हमें अपनी आय को से संबंधित एक योजना बना लेनी चाहिए कि हमें किन किन आवश्यक चीज़ों पर कितना कितना व्यय यानी खर्च करना है। अब है अर्थव्यवस्था की परिभाषा। निकिल तथा डॉर्सी के अनुसार परिवार के आय व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय को गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब है अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। अर्थव्यवस्था के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करने से गृहिणी गृह अर्थव्यवस्था को एक सफल गृह अर्थव्यवस्था बना सकती है। तो अर्थव्यवस्था के सिद्धांत है, पहला है लक्ष्य। प्रत्येक परिवार के कुछ मुख्य लक्ष्य भी होते हैं, जैसे विवाह, शिक्षा अथवा मकान बनवाना आदि। अतः आय का प्रयोग करते समय गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के उद्देश्य क्या हैं, इनकी पूर्ति के लिए किन किन आवश्यक मदों पर यानी किन किन आवश्यकताओं पर हमें कितना कितना धन खर्च करना चाहिए। नंबर 2 है आय का विश्लेषण। परिवार की आय से परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें विभिन्न भौतिक साधनों को खरीदने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः इस बात का विश्लेषण कर लेना चाहिए कि आय को किस प्रकार के साधनों पर व्यय किया जाए। नंबर 3 है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं। अर्थव्यवस्था की कुशलता परिवार के उचित नियोजन पर निर्भर होती है। ये योजनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है अल्पकालीन योजना। अल्पकालीन योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से परिवार की प्रारंभिक आवश्यकताएं आती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, बिजली, ईंधन आदि। नंबर 2 है दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन योजनाओं में मकान बनवाना, उच्च शिक्षा, विवाह, व्यवसाय या उद्योग संबंधी आवश्यकताएं आती हैं। जैसे लड़की की शादी दीर्घकालीन लक्ष्य है, जबकि अनाज का संग्रह अल्पकालीन यानी लघुकालीन लक्ष्य है। दीर्घकालीन लक्ष्य लंबे समय की योजना बनाकर पूर्ण किए जाते हैं, जबकि जो लघुकालीन लक्ष्य हैं वो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को
में रखकर बनाए जाते हैं। यानी वर्तमान में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। नंबर 4 है भविष्य का ध्यान। अपने आय व्यय में बचत करके हम इस प्रकार कुछ धन संचय करें जो हमारे भविष्य तथा वृद्धावस्था में काम आ सके। जो व्यक्ति अपने भविष्य की ऐसी योजना नहीं बनाते, आय व्यय को समान रूप से अथवा आय से अधिक व्यय करते हैं, उन्हें अपनी वृद्धावस्था में बड़ी तंगी तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी जितनी हमारी आय है उसमें से हमें आवश्यकताओं की चीज़ों पर खर्च करने के बाद कुछ धन संचय करके रख लेना चाहिए जो हमारे भविष्य में काम आता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो अपनी आय से ज़्यादा यानी जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा अधिक खर्च कर देता है, तो उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 5 है छोटी योजना की प्राथमिकता। परिवार में छोटी छोटी योजनाएं अधिक होती हैं जिनकी पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये अधूरी रह जाएं या इनका पूरा न होने पर सदस्यों में बड़ा तनाव व असंतोष बढ़ता है। अतः हमें दीर्घकालीन योजनाओं के साथ साथ इन्हें पूर्ण करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 6 है सभी सदस्यों की संतुष्टि। परिवार में हमें आय व्यय का संतुलन इस प्रकार से रखना चाहिए कि हम अपनी सीमित आय में परिवार के सभी सदस्यों की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता है या सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो घर के सदस्यों में तनावपूर्ण वातावरण हो जाएगा। इसलिए हमें प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। अब है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को सुचारू रखना। पारिवारिक आय व्यय को व्यवस्थित रूप से योजना चलाने को ही हम अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आय व्यय में संतुलन रखना आवश्यक है। अतः यह कारक परिवार की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यानी अब मैं अपनी सीमित आय में ही परिवार के सभी ज़रूरतें, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी गृह अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। नंबर 2 है परिवार के मुखिया की भूमिका। परिवार की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो घर का मुखिया है वही धन अर्जन करने का प्रमुख कार्य करता है। परिवार की आय मुखिया की आय की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुखिया के अतिरिक्त परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी धन अर्जित करता है, तो उसकी आय भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। नंबर 3 है पारिवारिक व्यय उत्तम प्रकार से नियोजित करना। आय के साथ साथ हमें व्यय का नियोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी हमें खर्च को भी नियोजित करना चाहिए। परिवार की आय कितनी भी अधिक क्यों ना हो, यानी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, यदि हम व्यय यानी खर्च को नियोजित ढंग से ना करें तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। यदि हमारी कितनी भी ज़्यादा आय हो लेकिन हम फिजूल खर्ची यानी जो हमारी ज़रूरतें नहीं है, जो आवश्यकताओं की चीज़ें नहीं हैं, अगर उन पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो हमारी जो गृह अर्थव्यवस्था है बिगड़ जाती है और हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 4 है भौगोलिक परिस्थिति। किसी भी साधन की भौगोलिक स्थिति के अनुसार मूल आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे गर्म स्थानों में सूती वस्त्र तथा ठंडे स्थानों में ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है।
नंबर 5 है परिवार का आकार। परिवार के आकार का तात्पर्य है परिवार में सदस्यों की संख्या। परिवार का आकार जितना बड़ा होगा खर्च भी उतने ही अधिक होंगे। अतः सीमित आय वाले परिवार का आकार बड़ा होने पर उनका रहन सहन का स्तर निम्न हो जाता है। नंबर 6 है समाज में होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन। समाज में होने वाले निरंतर जो सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन है उनसे भी हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जैसे आधुनिक फैशन, मनोरंजन, फिल्म, नए नए साधन, उपकरण आदि कारक हमारे व्यय को यानी खर्चे को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार के खर्चे यानी व्यय के निरंतर बढ़ने से हमारी परिवार की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ने लगती है और हमें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। धन्यवाद।